सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, 3 पॉइंट्स पर निकाली थी, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए और हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हम लोगों के रह गए थे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। ओके, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये हमारा एक स्फीयर है एंड ये स्फीयर सॉलिड है, अंदर से फिल्ड है। फॉर एग्जांपल एक रबर बॉल है। एक रबर बॉल को हम देखें तो रबर एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है एंड चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो हम लोगों ने क्या क्या कंसिडर करा है। लेट अस कंसिडर अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग solid sphere of radius, the radius of the sphere is r and charge is uniformly distributed। चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कहीं पर चार्ज ज्यादा है कहीं पर चार्ज कम है, चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ओके, सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे रो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो रो इज डिफाइंड एज Q बाय V वॉल्यूम एंड स्फीयर की वॉल्यूम हमारी होगी 4/3 पाई कैपिटल R3। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने ये कंसीडरेशन ली है। कैपिटल Q टोटल चार्ज है जो इस स्फीयर के ऊपर है, कैपिटल R इस स्फीयर का रेडियस है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, अब हम लोगों को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर फाइंड करनी है, 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज पॉइंट P1। अगर हम पॉइंट P1 देखें, P1 पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है। ओके, इस स्फीयर के बाहर है। सो P1 पॉइंट के लिए जो सेंटर से डिस्टेंस होगा उसको हम लोगों ने लिया है स्मॉल r एंड स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस ये हो सकता है कि आपको सरफेस पर ही निकालना हो। पॉइंट P2 सरफेस पर है और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो सरफेस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पॉइंट का जो डिस्टेंस है स्मॉल r वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के। एंड थर्ड केस हमारा जो होगा वो थर्ड केस क्या हो सकता है कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट स्फीयर के अंदर हो। सो वो पॉइंट अगर स्फीयर के अंदर होगा, लेट्स से इस पॉइंट पर P3, तो यहां से जो सेंटर से डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का R3 या R, वो रेडियस से स्मॉल होगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट P1 के साथ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट P1। ओके, सो हम लोगों को 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हम लोगों को P1 पॉइंट पर निकाल सकते हैं, P2 पर निकाल सकते हैं और P3 पर निकाल सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट P1। केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर,
अगर वो पॉइंट स्फेयर से बाहर है तो r की वैल्यू रेडियस से ज़्यादा होगी। ओके, इस केस में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है बेटा, तो वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस। तो इस केस में हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जो कि पॉइंट P1 से पास कर रहा है। ओके, सो कंसिडर a spherical Gaussian surface passing through point P1। ओके, एंड इस P1 पॉइंट के लिए अगर हम लोग देखें, यहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है ds। तो इस एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, ds वेक्टर, एरिया वेक्टर, एंड जो यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो जब हम लोग यहां पर E डॉट ds को एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर आता है E ds cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो एंगल हो जाएगा 0। सो E डॉट ds विल बी इक्वल टू E ds cos 0, एंड cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो यहां पर हमारा E बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन होगा ds का। व्हाट इज ds? ds इज अ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया है ds। तो इस छोटे से एरिया का जब आप इंटीग्रेशन करोगे इस पूरे स्फेयर के लिए तो आपको टोटल एरिया मिलेगा, सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके, तो यहां पर ये हमारी वैल्यू आई E डॉट ds की। ओके, मूविंग अहेड हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहां पर लिखें, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E dot ds is equals to Q by epsilon naught, where Q is the net charge inside the Gaussian surface। तो E dot ds की वैल्यू हमारी ये है और वो Q by epsilon naught के इक्वल होता है। तो यहां से आ जाएगा E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड ये टर्म हमारी यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी। सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी आउटसाइड के लिए वो आ जाएगी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट फॉर आउटसाइड इट इज KQ बाई r स्क्वायर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी अगर पॉइंट स्फेयर के बाहर है। तो ये हमारा केस फर्स्ट था। ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है पॉइंट चार्ज के लिए जो वैल्यू आती थी या स्फेरिकल शेल के लिए आती थी। स्फेरिकल शेल और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर हमारा डिफरेंस क्या है? स्फेरिकल शेल हम लोगों ने देखा था बेटा अंदर से एम्प्टी था, होलो था, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर में चार्ज जो है वो अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों के लिए जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो सेम आ रही है। तो फर्स्ट केस हमारा सेम रहेगा, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा हमारा सेकंड केस में या थर्ड केस में। अगर हम ज्यादा प्रिसाइजली बात करें तो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड केस, जो हमारा पॉइंट अंदर होगा तब आएगा। ओके, सो केस थर्ड देखते हैं हम लोग। केस थर्ड, सेकंड केस को भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग थर्ड केस को देखते हैं क्योंकि मेजर डिफरेंस केस थर्ड में ही आएगा हमारा। ओके, सो केस थर्ड में हमारा पॉइंट जो है वो अंदर है। तो यहां से हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ओके, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर
जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज क्या आ रहा है, क्या वो स्फेयर का पूरा चार्ज आ रहा है या सिलेक्टेड चार्ज आ रहा है, जिसको हम ब्लू मार्कर से शेड कर रहे हैं। तो इसके अंदर पूरा चार्ज नहीं आ रहा, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, उसको लेट करा क्यू डैश। तो केस थर्ड हमारा क्या है, इफ पॉइंट P lies inside the sphere, अगर वो स्फेयर के अंदर है तो R की वैल्यू रेडियस से छोटी होगी। ओके, यहां पर 2 R है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल R एक फिक्स वैल्यू है, स्फेयर का रेडियस है, जो बॉडी है उसका रेडियस है, और स्मॉल r डिस्टेंस होता है। किस चीज का डिस्टेंस होता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और उस स्फेयर का रेडियस होता है, गॉसियन सरफेस का रेडियस होता है। तो कैपिटल R और स्मॉल r में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। स्मॉल r एक वेरिएबल टर्म है, ये उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और कैपिटल R रेडियस होता है बॉडी का। ओके, तो अगर पॉइंट अंदर होगा तो उस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r इस स्फेयर के रेडियस कैपिटल R से छोटा होगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कंसिडर a spherical Gaussian surface having, कितना चार्ज है उसके अंदर, Q डैश। हम लोगों ने लेट करा Q डैश है, क्योंकि टोटल चार्ज नहीं आएगा, कम चार्ज आएगा, तो Q डैश चार्ज होगा कितना, हमें वो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसके अंदर यूनिटरी सिस्टम बेसिक कंसेप्ट को अगर हम अप्लाई करें, पूरी वॉल्यूम में, पूरी वॉल्यूम यानी स्फेयर की पूरी वॉल्यूम में चार्ज है Q, कैपिटल Q। सो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब वॉल्यूम कैरी चार्ज कैपिटल Q। सो 1 यूनिट वॉल्यूम कैरी चार्ज Q over 4/3 pi R cube, which is also written as rho। और हमें निकालना है, ये 1 यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है, हमें निकालना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब वॉल्यूम कैरी चार्ज दैट इज गिवन बाय Q over 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब into 4/3 pi small r cube। so this will be cancel out, and जो Q डैश की वैल्यू आ रही है, जो हमारा ये टोटल Q डैश है, तो Q डैश की वैल्यू आएगी Q स्मॉल r क्यूब ओवर कैपिटल R क्यूब। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई है, ये हमारा चार्ज आया है। कौन सा चार्ज आया है, ये वो चार्ज आया है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। इसको निकालने की नीड क्यों है, क्योंकि जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें वो चार्ज लेना होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो। तो गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज नहीं आ रहा, कुछ लिमिटेड चार्ज आ रहा है, तो हमने पहले वो लिमिटेड चार्ज निकाला। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो हमारा यहां पर E डॉट ds होगा वो होगा Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इसके अंदर चार्ज आ रहा है Q डैश। सो यहां पर अगर हम देखें E डॉट ds, Q डैश की वैल्यू हमारी है Q R क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, और E डॉट ds को भी अगर हम साइड बाय साइड एक्सपेंड कर लें तो यहां पर आएगा E ds cos 0। cos 0 क्यों, क्योंकि हमारा ये एलिमेंट है छोटा सा ds, ये इसका एरिया वेक्टर है ds वेक्टर, एंड जो अंदर का चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ आएगी E वेक्टर। तो E और ds सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू Q डैश। एंड व्हाट इज Q डैश, Q डैश Q R क्यूब बाय स्मॉल r, Q स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे E बाहर आ जाएगा, ds इस स्फेयर का छोटा सा एरिया है, अगर हम इन छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया मिलेगा, और वो टोटल एरिया हमारा इंटीग्रेट करके आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर Q R क्यूब ओवर कैपिटल R क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है
वो बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब लिख देते हैं। आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एरिया का, एरिया में आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्यूब नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो E की वैल्यू आएगी Q, यहां पर हमारा आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, Q स्मॉल r ओवर आर क्यूब 4 पाई। ओके, हम लोगों ने यहां पर क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर दिया। सो ये टर्म हमारी बन जाएगी रो r, एंड यहां पर हमारी एक और टर्म मिसिंग है। वो मिसिंग टर्म क्या है जो हम लोगों ने मिस्टेक कर दी, वो है 1/ε0, 1/ε0। ओके, सो यहाँ पर ε0 भी आएगा बाय 3/ε0। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो आई हमारी इनसाइड के लिए। इनसाइड मीन्स अगर पॉइंट अंदर हो, स्फीयर के अंदर हो। तो आप एक बात ध्यान दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है आर के। व्हाट इज आर? स्मॉल आर। स्मॉल आर है बेटा डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर पॉइंट अंदर है। ओके, नेक्स्ट केस जो हमारा थर्ड केस है, अच्छा इसको हम लोग एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरा पॉइंट यहां की जगह, इस पॉइंट P3 को मैं यहां की जगह यहां पर ले लूं, तो ये जो R की वैल्यू है ये कम हो जाएगी। R की वैल्यू कम हो जाएगी तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा होगा वो चार्ज भी कम हो जाएगा, और चार्ज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर वो पॉइंट सेंटर से दूर हो रहा है तो जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ऑक्यूपाई हो रहा है वो बढ़ता जाएगा, और चार्ज बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा थर्ड केस है, वो थर्ड केस क्या है वो हम देखते हैं। केस थर्ड, इफ पॉइंट P इज ऑन दी सरफेस या जस्ट आउटसाइड दी सरफेस, सरफेस के जस्ट पास की है, R की वैल्यू लगभग रेडियस के इक्वल है, रेडियस के इक्वल ही है। ओके, तो उस केस में जब हम E डॉट ds करेंगे तो E डॉट ds इक्वल्स टू Q/ε0 आएगा, और इस पॉइंट के लिए आप गॉसियन सरफेस ही लेंगे और इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा Q जो आपका टोटल स्फीयर का चार्ज है, एंड इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा E ds cos 0 अगेन Q/ε0, E cos 0 विल बी 1 इंटीग्रेशन ऑफ ds, एंड ds एक स्मॉल एरिया है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ओके, कैपिटल R स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि इस केस में, थर्ड केस में, जो हमारा थर्ड केस है जिसमें पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर है, यहां पर पॉइंट है, तो जो गॉसियन सरफेस है उसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको यही रेडियस मिल जाएगा। ओके, वो हो जाएगा Q/ε0, यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा तो E की वैल्यू आ जाएगी Q/4 पाई ε0 R स्क्वायर, और वी कैन राइट दैट KQ/R स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला जो सरफेस के लिए आया है ये आप फर्स्ट या थर्ड फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते थे। फर्स्ट या थर्ड फॉर्मूले से कैसे फाइंड कर सकते थे वो देख लेते हैं हम लोग, वो थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, देखते हैं, लेट्स सी। तो अब हमारे टोटल 3 केसेस आए हैं। अगर आप आउटसाइड देख रहे हो, R की वैल्यू रेडियस से ज्यादा है तो KQ/r स्क्वायर आ रहा है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है R स्क्वायर के आउटसाइड के लिए। मींस अगर पॉइंट स्फीयर से बाहर है और दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी।
ओके उसका रीजन क्या है, डिस्टेंस तो बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ की जगह यहाँ पर पॉइंट ले लें तो डिस्टेंस तो बढ़ गया सेंटर से, लेकिन जो चार्ज आ रहा है वो तो सेम ही है। ओके तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के। नेक्स्ट केस, आर जब रेडियस से छोटा था इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए आप देखेंगे आया था आर रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके यहां पर आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। और थर्ड केस हमारा ये है कि आर की वैल्यू रेडियस के इक्वल है, केस थर्ड, ये केस सेकंड था और ये केस फर्स्ट था जिसको हम समराइज कर रहे हैं। तो अगर हम आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल रख दें तो आप यहां पर भी रख सकते हो या यहां पर भी रख सकते हो, सॉल्व करके आपका ई का फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये है सरफेस पर। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। ओके कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम होती है। बाहर जाते हैं तो कम होती है, अंदर आते हैं तो डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज होगी जैसे सेंटर की तरफ आएंगे। ओके अब हम इसको ग्राफिकली एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। इसके ऊपर बेस्ड ग्राफ भी बहुत आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक है ग्राफ को प्लॉट करते वक्त वो है उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मेंशन ना करना। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको ये जरूर मेंशन करना है कि आपने एक्स एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट लिया है, वाई एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट या फिजिकल क्वांटिटी ली है। तो यहां पर हम वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर स्मॉल आर ले रहे हैं। स्मॉल आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। तो इसके तीन केसेस होंगे। सरफेस पर स्मॉल आर रेडियस के इक्वल होगा, इनसाइड छोटा होगा और आउटसाइड स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस से बड़ी होगी। ओके अब जब ये छोटा है, पॉइंट अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। अब ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर हमारा एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये वैल्यू इंक्रीज करेगी अप टू आर की वैल्यू कैपिटल आर। मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पर हो जाएगी, सरफेस पर। और जैसे ही आर की वैल्यू रेडियस से बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो ये ऐसे डिक्रीज करने लगेगा। ओके तो यहां पर आपको ये जरूर मेंशन करना है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो y कोऑर्डिनेट है वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम। ओके तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन भी कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है तो ये हमारी डेरिवेशन है जो हमारी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए है। जो ये हमारा टॉपिक है और जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक करा था वो दोनों टॉपिक बेटा सिमिलर से हैं लेकिन सेम नहीं है। ओके तो आप लोग प्लीज इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कंसेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड जेई में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आकर के हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। ठीक है तो तब तक के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।